गेट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आज से। गेट के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करती है गेट में, इसलिए सबसे पहले इसको कवर करेंगे। गेट 2007 का मैंने पहला पेपर लिया है, ये आप ऑफिशियली गेट की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट अ फुल लोड इज इट इज़ पॉसिबल एट द लीडिंग पावर फैक्टर लोड। अब इसका रीज़न क्या है, सभी को पता है वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाय वी नो लोड। देखो आपने इसको सॉल्व तो करा होगा सभी पेपर को, गेट के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करे होंगे, बट मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो वी एस ये नो लोड वोल्टेज होगी, वी टू फुल लोड वोल्टेज, और वी एस फिर से नो लोड वोल्टेज। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा वोल्टेज रेगुलेशन का। तो इसके अंदर जो ये प्लस माइनस वाला साइन है, प्लस होता है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, माइनस होता है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब होगा, जीरो तभी होगा जब इनके बीच में माइनस का साइन होगा, और माइनस कब होगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे। ठीक है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो जाए, तभी दोनों वैल्यू इक्वल होने पर हमें वोल्टेज रेगुलेशन जीरो मिलेगा। प्लस में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और यूनिटी पावर फैक्टर पे कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है, तो साइन फाई हो जाता है जीरो। ठीक है, तो सिर्फ ये टर्म रहती है, तब भी जीरो नहीं होगा। पॉसिबल कब है, पॉसिबल तभी है जब दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा, और माइनस का साइन कब होगा, जब हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होगा। क्लियर, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन वाले फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसी से वो बनता है। पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है एक्स आर पी यू कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पी यू साइन फाई। क्लियर, समझने का तरीका आना चाहिए सिर्फ। एक्स लोड फैक्टर होता है, क्योंकि फुल लोड बोला तो यहां पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब ये प्लस किसके लिए होता है, लैगिंग के लिए, और माइनस किसके लिए होता है, लीडिंग के लिए। सेम ही चीज है कि अगर दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा तभी हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा, जब ये और ये वैल्यू जीरो हो, मतलब ये और ये वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, पॉसिबल हम कह सकते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर पर ही पॉसिबल है, अदरवाइज किसी और पावर फैक्टर पे पॉसिबल नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीसी मोटर विच प्रोवाइड द जीरो स्पीड रेगुलेशन एट फुल लोड विदाउट एनी कंट्रोलर। मेरी एक एक लाइन को ध्यान से सुना। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। ठीक है, पूरा इतना हार्ड मेथड नहीं यूज़ किया किसी भी क्वेश्चन को समझाने के लिए, बहुत ईजी वे में समझाया। द डीसी मोटर विच प्रोवाइड द जीरो स्पीड रेगुलेशन एट फुल लोड विदाउट एनी कंट्रोलर। तो स्पीड रेगुलेशन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय रेटेड स्पीड या फिर फुल लोड स्पीड। तो ये हमारा स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला है। क्लियर, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर नो लोड लिख देते हैं। यहाँ पर नो लोड नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि उनको ट्रांसफार्मर से याद होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन में हम यहाँ पर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज लिखते थे। तो यहाँ पर भी वो स्पीड रेगुलेशन में आते आते यहाँ पर नो लोड स्पीड लिख देते हैं। एक मेरे को बात बताओ, जब भी हम मार्केट में से कोई भी मोटर परचेज करने जाते हैं, ठीक है, तो उसकी नेम प्लेट रेटिंग पर जो भी स्पीड लिखी होती है वो नो लोड स्पीड होती है, फुल लोड स्पीड होती है, या रेटेड स्पीड होती है। ठीक है, फुल लोड स्पीड को ही रेटेड स्पीड कहते हैं, एक चीज का ध्यान रखना। हम अगर कोई मोटर परचेज करने जा रहे हैं, हम उसकी मोटर की नो लोड स्पीड जानकर क्या करेंगे, हमने मोटर को लोड पर ही चलाना ना, तो हम ये जानने के इच्छुक है कि जब हम मोटर पे लोड लगाएंगे तब ये कितनी स्पीड पर रोटेट करेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। जब भी हम मोटर परचेज करने जाएंगे तो हम उसका उस पर लोड लगाकर उसकी स्पीड जानना चाहेंगे, विदाउट लोड जानना चाहेंगे। ठीक है, तो ये रेटेड स्पीड होती है जिसको हम फुल लोड स्पीड कहते हैं, इसलिए फॉर्मूले में नीचे फुल लोड स्पीड आता है। क्लियर, इतनी चीज क्लियर हुई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ग्राफ सबने देखा होगा, डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक मैंने करवाई थी, चैनल पर पड़ी है, वो देख लेना। डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कराई थी, ये स्पीड वर्सेस करंट का ग्राफ है। ठीक है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का ग्राफ है। नो लोड पर, नो लोड पर सीरीज मोटर को छोड़कर, सीरीज मोटर की जो नो लोड पर स्पीड होती है वो इन्फानाइट होती है। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ ना कुछ वैल्यू से स्टार्ट होती है स्पीड, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है स्पीड की नो लोड पर। सभी मोटर्स की डिफरेंशियल ले लो, चाहे शंट ले लो, क्यूमुलेटिव ले लो, बट सीरीज की इन्फानाइट होती है नो लोड पर। ठीक है, जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते हैं आर्मेचर करंट इंक्रीज करता है, आर्मेचर करंट इंक्रीज करता है, बाकी सबकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन लोड। शंट की भी डिक्रीज हो जाती है, क्यूमुलेटिव की भी डिक्रीज हो जाती है, सीरीज की भी डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन लोड। एट फुल लोड ये सभी की स्पीड कम होती है नो लोड से।
ठीक है। अगर नो लोड से स्पीड कम होगी तो वोल्टेज रेगुलेशन सॉरी स्पीड रेगुलेशन जीरो कैसे होगा? स्पीड रेगुलेशन का तो फॉर्मूला होता है नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड, ठीक है। नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड स्पीड। ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तभी जीरो होगी स्पीड रेगुलेशन। कब होंगी? अगर फुल लोड पर सभी की वैल्यू कम है स्पीड की तो जीरो कैसे होगी? सिर्फ एक ही मोटर है जिसकी स्पीड नो लोड से ज्यादा होती है, ठीक है। इसी का हमें नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन देखने को मिलता है, डिफरेंशियल मोटर का नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं ये वैल्यू बढ़ती जाती है और फुल लोड पर आकर ये ऑलमोस्ट इसके बराबर हो जाती है, ठीक है। तो फुल लोड पे ऑलमोस्ट इसके बराबर हो जाएगी नो लोड की स्पीड के, तो इसलिए हमें यहाँ पर जीरो मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं जीरो स्पीड रेगुलेशन। और इसी मोटर का हमें नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन भी देखने को मिलता है एट सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड। क्लियर हुई इतनी चीज? फुल लोड पे नहीं, एट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड कहीं यहां पर, ठीक है। क्योंकि इसमें नो लोड की स्पीड से इसकी स्पीड ज्यादा होती है विद इंक्रीज इन करंट। करंट कब इंक्रीज करेगा? जैसे जैसे हम लोड लगाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना, मोटर पर जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाते हैं आर्मेचर करंट इंक्रीज करता जाता है। मैंने पहले ही बोल दिया है, मेरी लाइन को हर एक लाइन को ध्यान से सुना। जैसे जैसे हम लोड डालेंगे आर्मेचर का करंट इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। चीज को सरल वे में समझा रहा हूं, ठीक है। बहुत से चैनल ऐसे हैं या बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, वो बच्चे के लिए समझना डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं इसलिए गेट की सीरीज स्टार्ट करी है क्योंकि इनके जो आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस है, बहुत ईजी वे में समझाए जा सकते हैं, वो इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू द एसी मेन इज रनिंग एट अ फुल लोड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फुल लोड पर चल रही है कौन सी मोटर? थ्री फेस की सिंक्रोनस मोटर, यूनिटी पावर फैक्टर पे चल रही है, ठीक है। अगर मैं शाफ्ट का लोड, अगर मैं लोड हाफ कर दूं, लोड को मैं हाफ कर दूं, ठीक है, फील्ड करंट को कांस्टेंट रखते हुए, फील्ड करंट को कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं नो लोड को सॉरी लोड को हाफ कर दूं तो इसके पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? अब इसको रट्टा नहीं मारेंगे, ध्यान से समझेंगे। हमारा सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पे चल रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये बात बताओ, जो ईएफ होता है, ठीक है, इसको हम ईएमएफ कह सकते हैं, ठीक है। फील्ड का ईएमएफ कह सकते हैं। फील्ड का ईएमएफ कैसे? सर सिंक्रोनस मोटर में ना हम ना जो रोटर होता है ना, रोटर को ना फील्ड एक्साइटेशन देते हैं, ठीक है। रोटर को ना सेपरेटली एक्साइटेड करते हैं डीसी सप्लाई से, ठीक है। उसी को हम एक्साइटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, कि हम एक्साइटेशन देते हैं। क्लियर? अब जो डीसी सप्लाई देते हैं उससे करंट बनता है जिसको हम कह देते हैं फील्ड करंट। क्लियर? फील्ड करंट, ठीक है। उससे बनता है ईएमएफ, ठीक है। और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? 4.414, ठीक है, पाई एफ टीपीएच टर्न्स पर फेस, ठीक है। केडब्ल्यू वाइंडिंग फैक्टर ले लो, केसी केपीएच, ठीक है। तो यहां से हमें देखने को क्या मिलता है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ठीक है, फील्ड का फ्लक्स। और फील्ड का फ्लक्स कब बनता है? जब करंट फ्लो होता है। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड का करंट, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा हम डीसी सप्लाई देंगे उतना ज्यादा फील्ड का करंट बनेगा, उतनी ज्यादा फ्लक्स बनेगी, उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा। तो इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि ये एक्साइटेशन है, ठीक है, एक्साइटेशन है। और ये डिपेंड कर रहा है फील्ड के करंट पे। क्लियर हुई? ठीक है। मतलब जब भी हम बोलते हैं ना सिंक्रोनस मोटर में कि फील्ड करंट को कांस्टेंट रखा जा रहा है, हम कहते हैं कि एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखा जा रहा है। मतलब हम सप्लाई को कांस्टेंट रख रहे हैं, ना तो बढ़ा रहे हैं ना ही घटा रहे हैं। कि फील्ड करंट जब भी बोला जाए कांस्टेंट है तो हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखा जा रहा है। क्लियर हुई इतनी चीज? ठीक है। अब मेरे को तीन चीजें बता दो। इसमें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है कि एक्साइटेशन को कांस्टेंट रख के जब हम एमडब्ल्यू को घटाते हैं बढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रखा है। मैं इसका सरल तरीका बताता हूँ। हमारे पास ना सिंक्रोनस मोटर में तीन कंडीशंस होती हैं। जब ई एफ इज इक्वल टू वी टी होता है हम बोलते हैं नॉर्मली एक्साइटेड है। पहले मैं इसको रेस कर दूं रेस, चलो। जब ई एफ इक्वल टू वी टी होता है मतलब ई एम एफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, हम इसको बोलते हैं नॉर्मली एक्साइटेड है हमारी मशीन, ठीक है। मोटर की बात कर रहा हूं, जनरेटर में इससे उल्टा देखने को मिलेगा, इस केस को छोड़कर, और यूनिटी पावर फैक्टर पे चल रही है हमारी मोटर, ठीक है। जब ई एफ ग्रेटर देन हो जाता है वीटी हम बोलते हैं ओवर एक्साइटेड है। क्लियर? ध्यान से सुनना हर चीज को।
लीडिंग पावर फैक्टर, या आपको कहीं भी ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कहीं भी जहां मर्जी देख लेना। अगर EF लेस देन VT हो जाए हम बोलते हैं अंडर एक्साइटेड है, क्लियर। और ये लैगिंग पावर फैक्टर पे चल रही है हमारी मोटर, क्लियर हुई। इसी चीज को रख के मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कैसे देखो, कैसे देखना, ठीक है, ये नोट कर लिया। चलो अब इसको इरेज करने जा रहा हूं। बस ये ध्यान रखना कि EF इक्वल टू VT होगा तो यूनिटी पावर फैक्टर, EF इज ग्रेटर देन VT होगा लीडिंग पावर फैक्टर, EF इज लेस देन VT होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर, क्लियर। अब सबको पता है कि हमारी जो मोटर है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे चल रही है, मतलब पहला केस क्या है कि EF है जो वो VT के इक्वल है, ठीक है, अभी तक यूनिटी पावर फैक्टर पे, क्लियर। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, और हम आगे चलते हैं। ध्यान से सुनेंगे मेरी हर एक बात को, हर एक लाइन को ध्यान से सुनना है। चलो अब हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट हमारा मोटर का कुछ इस तरह से है। वोल्टेज हम देते हैं, ठीक है, और करंट हमारा आर्मेचर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और EMF बनाएगा, क्लियर। मोटर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा V से EF की तरफ, और जनरेटर में उल्टा करंट फ्लो करता है EF से V की तरफ, ठीक है। अब ये मोटर है तो वोल्टेज हम देंगे और हमारा EMF बनेगा। अब देखो क्या होगा, हमने लोड को कर दिया हाफ, ठीक है, हमने लोड को कर दिया। उससे पहले हम यहां पर इक्वेशन बनाएंगे, ये टर्मिनल वोल्टेज है, VT इज इक्वल टू EF प्लस IA RA प्लस JXS, ठीक है, और ये RA प्लस JXS इसको हम क्या बोलते हैं, ZS, ठीक है। EF प्लस IA ZS, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप है, ये ड्रॉप है लाइन के अंदर, ठीक है। VT इज इक्वल टू EF प्लस IA ZS, क्लियर हुई इतनी चीज, ठीक है। यहां से EF की वैल्यू क्या आ जाएगी, VT माइनस IA ZS, क्लियर हुई इतनी चीज, यहां से ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने लोड को कर दिया हाफ, लोड हो गया हमारा हाफ, ठीक है, पहले से लोड हो गया हाफ। अब लोड कम हुआ, मेरे को इतनी बात बताना, अगर लोड कम होगा तो आर्मेचर का करंट, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लोड, आर्मेचर का करंट भी कम करना पड़ेगा। पहले फुल लोड था तब आर्मेचर का करंट ज्यादा अमाउंट में फ्लो कर रहा था, अब लोड कम हो गया तो आर्मेचर का करंट भी तो कम होगा, ठीक है ना। आर्मेचर का करंट कम हुआ, आर्मेचर का करंट कम हो गया तो ये ड्रॉप भी कम हो गया, मानते हो इतनी बात। आर्मेचर का करंट कम हुआ तो ये ड्रॉप कम हो गया, ठीक है। अगर ड्रॉप कम हो गया तो EF की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्योंकि माइनस के बाद वाली रकम अगर कम होती है, अगर ये 3 है और ये 2 है, अब ये 1 होगी तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है। पहले कितना था, 1 था, अब मतलब ओवरऑल वैल्यू EF की बढ़नी चाहिए। बट हमने क्या बोला है कि फील्ड करंट तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिखा हो फील्ड करंट कांस्टेंट है, मतलब EF कांस्टेंट है। अगर EF कांस्टेंट है, EF को कांस्टेंट रखना है तो हमें VT को भी क्या करना पड़ेगा, VT को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, VT को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर पहले VT 3 था और ये ड्रॉप 2 था, तो अगर ये IA ZS 1 हुआ है तो VT को भी डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि फिर से वैल्यू 1 आ जाए, कांस्टेंट रहे। दैट मीन्स कि हम VT को भी, हमें VT को भी कम करना पड़ेगा। EF तो कांस्टेंट है, अब देखो पहले EF इक्वल टू VT था, अब VT हो गया कम किससे, और EF तो वैसे का वैसा ही है, EF कांस्टेंट है, अब VT हो गया कम, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि EF बड़ा हो गया VT से। अब VT कम हो गया ना, EF तो वहीं का वहीं रहा, तो हम बोल सकते हैं ना कि EF इज ग्रेटर देन VT, तो हमारी मशीन क्या होगी, ओवर एक्साइटेड, ठीक है। ओवर एक्साइटेड होगी तो कौन से पावर फैक्टर पे चलेगी, लीडिंग पावर फैक्टर पे, क्लियर हुआ। कौन से पावर फैक्टर पे चलेगी, लीडिंग पावर फैक्टर पे, बस यही था, ठीक है। अब मैं समझाने में इसको उस कंडीशन से भी समझा सकता हूं, इसमें 2 केसेस होते हैं कि जब एक्साइटेशन को कम रख के हम लोड को चेंज करते हैं तो पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ता है, और हम मेगावाट को कांस्टेंट रख के अगर एक्साइटेशन को बढ़ाएं या घटाएं तो पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। वो दूसरा केस होता है। ये 2 केस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है समझाने में, मैं समझा सकता हूं, ठीक है, बट हम इसे
को आसान तरीके से समझे तो ज़्यादा ईजी है हमारे लिए। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 kVA 415 volt star connected synchronous machine generate open circuit voltage of 415 volt at a field current of इतना। the short circuit armature current at a field current of इतना is equal to the ये blah 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 synchronous reactance निकालनी है। हमने क्या देखा, पर यूनिट सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालनी है, ठीक है। पर यूनिट सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा? पर यूनिट सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस का फॉर्मूला है 1/SCR। SCR शॉर्ट सर्किट रेशियो। अच्छा, शॉर्ट सर्किट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है सर? शॉर्ट सर्किट रेशियो का फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी से। ये आपको मैंने कराया भी हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कराऊंगा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, तब आपको ये वीडियो मिल जाएगी। क्लियर? देखो, फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, it is the ratio of field current required to produce rated voltage। मेरी राइटिंग थोड़ी सी माशाल्लाह अब काफ़ी सोनी है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। रेटेड वोल्टेज एट अ ओपन सर्किट कंडीशन, मतलब जब इसके टर्मिनल्स ओपन होंगे तब हमें रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस कराने के लिए कितनी फील्ड करंट लग रही है, ठीक है। जब टर्मिनल हमारे ओपन होंगे तब हमें रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस कराने के लिए, रेटेड वोल्टेज क्या है जो मशीन के ऊपर लिखी है 415 वोल्ट, रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस कराने के लिए हम सिंक्रोनस मशीन को कितनी फील्ड करंट दे रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ वैल्यू आएगी, मतलब ये वैल्यू एम्पेयर में आएगी ना, करंट चाहिए हमें, डिवाइडेड बाय फील्ड करंट required to produce rated current, रेटेड आर्मेचर करंट, ठीक है, एट शॉर्ट सर्किट कंडीशन। आपने शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पढ़ा होगा नेटवर्क में कि करंट फ्लो करता है और ओपन सर्किट कंडीशन में हम वोल्टेज देखते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है। ये देखो यहां पर फील्ड करंट कितनी रिक्वायर्ड है? रेटेड आर्मेचर करंट को फ्लो कराने के लिए जब हमने टर्मिनल्स को शॉर्ट कर रखा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में सारा कुछ दिया हुआ है, जनरेट रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 415 वोल्ट, और ओपन सर्किट वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर है। ओपन सर्किट वोल्टेज बोला मतलब ओपन सर्किट कंडीशन पर एट अ फील्ड करंट ऑफ 15 एम्पेयर। कितनी फील्ड करंट पे? 15 एम्पेयर, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है कि ओपन सर्किट कंडीशन पर हमने ये वोल्टेज बनाने के लिए हमने इतना फील्ड करंट दिया, तो ये वोल्टेज रेटेड ही वोल्टेज है। तो फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड वोल्टेज एट ओपन सर्किट कंडीशन 15 एम्पेयर। शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट एट अ फील्ड करंट ऑफ 10 एम्पेयर, हमने 10 एम्पेयर का फील्ड करंट दिया शॉर्ट सर्किट कंडीशन पर, इट इज इक्वल टू द रेटेड आर्मेचर करंट, मतलब आर्मेचर करंट हमारा रेटेड था, सब कुछ दिया हुआ था, कुछ नहीं करने की जरूरत थी, तो ये आ जाना था 3/2। क्लियर? 3/2। अब यहां पर सिर्फ वैल्यू रख देनी थी 1/3/2, जो कि हो जानी थी 2/3, 0.666, ये हमारा आंसर आ जाना था। ऐसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा था, जहां मर्जी सोल्यूशन लब लेना है, अगर कोई ऐसा सोल्यूशन दे दे तो बता देना। सारी जगह इतने इतने कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन दे रखे हैं 2007 के, और सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा था इलेक्ट्रिकल मशीन का टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 3-phase 3-stack variable reluctance motor has a 20 poles on each rotor and stator stack the step angle पूछा है, सबसे आसान क्वेश्चन। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय रोटर के पोल्स। m क्या है? नंबर ऑफ स्टैक। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। रोटर के पोल्स, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। 360 डिग्री स्टैक कितने हैं? 3 स्टैक हैं, 3 स्टैक। रोटर के पोल्स कितने हैं? ऑन ईच बोला है तो 20 पोल्स हैं। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अ सिंगल फेज 50 kVA 250 डिवाइडेड बाय 500 टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हैज अ एफिशिएंसी ऑफ 95% एट द फुल लोड। 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी है 95%। क्लियर? 50 kVA का ट्रांसफार्मर है, एस की वैल्यू है 50 kVA, यूनिटी पावर फैक्टर पर है, मतलब cos फाई की वैल्यू है 1, ठीक है। फुल लोड पे चल रहा है तो x की वैल्यू होगी 1 क्योंकि लोडिंग है,
फुल लोड फैक्टर ही होता है क्लियर। अब बोला गया है कि इसको बना दिया मैंने ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना दिया 500 बाय 750 का, ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला सबको पता है, मैंने करवाया भी हुआ है। तो इसको हम ना टोटल लॉसेज ले लेते हैं, हम इसको अलग अलग क्यों करें, हम टोटल लॉसेज ले लेते हैं, ठीक है, हमें यही निकालने हैं, हमें यही निकालने हैं। चलो टू वाइंडिंग से स्टार्ट करते हैं। टू वाइंडिंग में टोटल लॉसेज निकालकर हम क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर में रेटिंग निकालेंगे। टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफार्मर में जब हम जंप करते हैं तो उसकी रेटिंग निकालनी आती है ना हमें, ए बाय ए माइनस वन करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी देखते हैं फुल लोड की, टू वाइंडिंग की कितनी है 95, ठीक है, 0.95 हो गया, 95/100 0.95। एक्स की वैल्यू 1 होगी, एस कितना दे रखा है हमें 50 kVA, ठीक है, 50 kVA, 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया kVA, और कॉस फाई हमारा 1 है, क्लियर, डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टोटल लॉसेस, क्लियर, ये हो गए टोटल लॉसेस, क्लियर। अब इसको यहाँ ले जाएंगे, ये हो गया 50,000 प्लस टोटल लॉसेस इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 0.95, ये इधर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 50,000 डिवाइडेड बाय 0.95, इसको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसका आपको बता देता हूँ कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 0.95, यह आ जाएगा 52631, क्लियर, 0.57 आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम टोटल लॉसेज निकालें, टोटल लॉसेज आ जाएंगे हमारे, इसमें से ये 50,000 माइनस कर देना, ओवरऑल ले लेते हैं बस, -50,000, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2631, 2631। अब ये हो क्या हो जाएगा VA, ठीक है, वोल्ट एम्पेयर, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं 2.631 kVA, ठीक है, या VA रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है। अब हमें क्या जानना है कि ये तो टोटल लॉसेज हो गए जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में हो रहे हैं, क्लियर। अब हमें टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है, रेटिंग हमें जाननी है ऑटो ट्रांसफार्मर की, क्या रेटिंग आएगी, सबको पता है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने का, A बाय A माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग, टू वाइंडिंग की रेटिंग, क्लियर। तो A की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, A की वैल्यू होती है ऑटो ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज। ऑटो ट्रांसफार्मर का रखना होता है 750 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है, तो ये 75/50 आ गया, बस इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। अगर करना है तो इसको कर सकते हो, ये हो जाएगा 75 डिवाइड, चलो इसको इसको ऐसा काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, अदरवाइज ये करना है तो आप कर सकते हो। 1.5 आ गया इसका, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय, और टू वाइंडिंग की रेटिंग क्या है 50, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 50, ये 5 3 15, ठीक है, 150 आ गया, 150। अब ये इसकी रेटिंग क्या है KVA है, इसकी रेटिंग क्या है KVA में है, ठीक है, क्योंकि 50 भी KVA में था और ये भी KVA में। अब कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी में पुट करना, ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालनी है। हमारे पास S की वैल्यू आ चुकी है ऑटो ट्रांसफार्मर की, फुल लोड पे भी वर्क कर रहा है, न्यू रेटेड लोड मतलब न्यू फुल लोड पे, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 150, और यूनिटी पावर फैक्टर ही बोला कि ऑटो ट्रांसफार्मर भी यूनिटी पावर फैक्टर पे ही वर्क कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1, इसको इरेज कर दूं, 150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस अब ये टोटल लॉसेस थे, टोटल लॉसेस हमने कितने निकाले थे 2631, अच्छा ऐसा कर लो फिर, इसको 1000 में कर लो क्योंकि वो KVA में है, 150 को खोल लो, KVA में है ना, इसको खोल लो, ठीक है, यहाँ से मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ, ये आ जाएगा 1000, ठीक है। टोटल लॉसेस कितने हैं 2631 लिख लेना, क्योंकि सारा ही अब वोल्ट एम्पेयर में जा रहा है,
सारा ये वोल्ट एम्पेयर में जा रहा है। 150,000 डिवाइडेड बाय 150,000 प्लस 2631। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी ऑलमोस्ट, मैं देख लेता हूँ, 150,000 प्लस 2631, ये आ जाएगी 50,000 152,631। ठीक है, और ये आ जाएगी, आप भी कैलकुलेट करना मेरे साथ, 98.2, ये आ जाएगी 0.982। ठीक है, और 98.2% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर ये है। देखो कितना इजी वे में सॉल्व करा, क्या कुछ भी नहीं था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अ थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 150%। जल्दी से करेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क है हमारा 150%, मतलब 0.1.5, 1.5। ठीक है, 1.5। उसके बाद हमारा फुल लो मैक्सिमम टॉर्क कितना है, 300%। ठीक है, 3। क्लियर। With respect to the rated torque at a rated voltage and rated frequency, neglect the stator resistance, the value of slip for a maximum torque। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ स्लिप फॉर अ मैक्सिमम टॉर्क, सभी को पता है टी स्टार्टिंग बाय टी मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताएंगे। टू टू टाइम्स अ स्लिप मैक्सिमम डिवाइडेड बाय स्लिप मैक्सिमम का स्केयर प्लस 1। ठीक है, और ये हमें बोला गया कि 1.5 डिवाइडेड बाय 3 है, 2 स्लिप मैक्सिमम डिवाइडेड बाय स्लिप मैक्सिमम का स्केयर, ठीक है, प्लस 1। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू, ये सारा सेम ही, 1 का भी स्केयर होता है। ठीक है, तो ये 1 ही आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस मैक्सिमम। देखो आपके लिए मैं कंप्लीट डिटेल में कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 स्लिप टाइम्स मैक्सिमम। ठीक है, इसको एक साइड लेकर आएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 0, वो इस साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको करेंगे बी स्केयर माइनस 4AC प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ फॉर्मूला है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि अगर हमने निकालना हो सोल्यूशन, तो तरीका क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी इसको मैंने ऐसे नहीं लिखना। ये सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, एस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4AC माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2A। क्लियर। बी की वैल्यू क्या है, -4, तो ये -4 करके हो जाएगा +4। ठीक है, प्लस माइनस, एक मिनट फिर गलत लिख, बी स्केयर -4AC होएगा, बी स्केयर -4AC। क्लियर। ये बी स्केयर 4 का स्केयर हो गया 16, 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस √12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। ऊपर से 2 कॉमन आ गया, 2 कैसे कॉमन आएगा पहले वो भी समझाना पड़ेगा। 4 प्लस माइनस 2 बाहर, 3 अंदर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। 12 को कैसे लिखोगे, √12 को कैसे लिखोगे, √4 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 का जो √ से बाहर निकालोगे 2 ही आएगा। ठीक है, ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार करोगे 2 प्लस 1.73, और एक बार इसको लिखते हैं 2 माइनस 1.73। ठीक है, ये हो जाएगा 3.73, और ये हो जाएगा 0.27। ठीक है, अब स्लिप देखो, हमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ स्लिप फॉर द मैक्सिमम टॉर्क। हमें मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला, हमें मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला, सॉरी, हमें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क हमें कहाँ देखने को मिलती है, जब स्लिप 0 से 1 के बीच होती है। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क हमें तब देखने को मिलती है, 1 से ज़्यादा कर दी अगर हमने स्लिप, तो ये ब्रेकिंग रीजन में एंटर कर जाएगा। हमें ब्रेकिंग रीजन में मैक्सिमम टॉर्क नहीं चाहिए, हमें इस रीजन में चाहिए मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में स्लिप की वैल्यू क्या आ रही है, 0.27, मतलब 27%। ठीक है, 27%। क्लियर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है जिसका स्टार्टिंग करंट ऑफ 7 टाइम्स द फुल लोड करंट है, मतलब टी स्टार्टिंग आई स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय आई फुल लोड की वैल्यू है 7। इससे ये पता लगता है स्टार्टिंग करंट ऑफ 7 टाइम्स द फुल लोड करंट, मतलब आई स्टार्टिंग इज इक्वल टू 7 टाइम्स द फुल लोड करंट। तो ये वैल्यू आ जाएगी आई स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय आई फुल लोड इक्वल टू 7। इसलिए ऐसे है। फुल लोड स्पीड कितनी बोली गई है? फुल लोड स्पीड हमें बोली गई है 5% है, जिसका मतलब 0.05। क्लियर। अगर वो बोल रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर हम यूज करें फॉर द रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग टू प्रोवाइड 1.5 पर यूनिट स्टार्टिंग टॉर्क। पर यूनिट का क्या मतलब होता है? स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय फुल लोड टॉर्क, इसको हम बोलते हैं पर यूनिट स्टार्टिंग टॉर्क। बस अगर बोला जाए ना पर यूनिट के बाद जो भी वर्ड लिखा हो उसको फुल लोड से डिवाइड कर दो, वो पर यूनिट ही कहलाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.5। क्लियर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर की रेशियो पूछ रहा है। ये फॉर्मूला मैंने करवाया भी हुआ है, टी स्टार्टिंग बाय टी फुल लोड इज इक्वल टू एक्स स्केयर आई स्टार्टिंग बाय आई फुल लोड का होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय स्लिप फुल लोड। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की रेशियो है, एक्स की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1.5 इक्वल टू एक्स स्केयर आई स्टार्टिंग बाय आई फुल लोड की वैल्यू क्या है? 7 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 0.05। एक्स की स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 1.5, 7 का स्केयर 49 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.05। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 0.05। ठीक है, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ सॉल्व करके क्या आएगा। अगर हम करते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 0.05, ये आ जाएगा 0.612 का अंडर रूट। और अगर इसको भी मैं करूं अंडर रूट ऑफ 0.612, ये आ जाएगा 0.782, मतलब 78.2%। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उसी पर बेस क्वेश्चन था, ये पार्ट बी था, मतलब आई स्टार्टिंग बाय आई फुल लोड दिया हुआ है हमें 7 और स्लिप फुल लोड दी हुई है हमें 0.05। पिछले क्वेश्चन का ही बी पार्ट है। अब वो बोल रहा है हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज़ करते हैं तो पर यूनिट स्टार्टिंग टॉर्क क्या आएगा? पर यूनिट स्टार्टिंग टॉर्क, फिर वही बात, स्टार्टिंग बाय फुल लोड, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? आई स्टार्टिंग बाय आई फुल लोड का स्केयर मल्टीप्लाई बाय एस फुल लोड, और यहाँ पर 1/3। क्लियर। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्केयर हो गया 49 मल्टीप्लाई बाय 0.05। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। अगर मैं सॉल्व करके बताऊं आपको तो ये हो जाएगा 0.816। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सी पार्ट भी था, सी पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। इफ अ स्टार्टिंग करंट ऑफ 0.5 पर यूनिट इज रिक्वायर्ड, स्टार्टिंग टॉर्क दिया है टी स्टार्टिंग बाय टी फुल लोड, इसकी वैल्यू दी है पर यूनिट की 0.5। निकालना क्या है? आई स्टार्टिंग बाय आई फुल लोड, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो दिया नहीं हुआ कि कौन सा स्टार्टर है, तो जब कुछ ना दिया हो तो हमेशा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ही लेकर चलना है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या वैल्यू होती है? टी स्टार्टिंग बाय टी फुल लोड की इज इक्वल टू आई स्टार्टिंग बाय आई फुल लोड का स्केयर मल्टीप्लाई बाय एस फुल लोड, ये हमें निकालना है। मल्टीप्लाई बाय 0.05 और इसकी वैल्यू दी हुई है 0.5, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आई स्टार्टिंग बाय आई फुल लोड की इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 विच इज़ इक्वल टू 3.16। तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं बहुत ईजी वे में।